से ज्यादा हथियार खरीदने के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट करीब 17% बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ से लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने के लिए ऑर्डर आर्मी चीफ ने दिया था। रिपोर्ट देखिए। रोटी की भूख हथियार से बुझेगी, तोप से मिटेगी महंगाई, बारूद से खत्म करेंगे बेरोजगारी। पाकिस्तान के रेडिकल चेंज का प्लान तैयार। दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 676 किलोमीटर है, लेकिन दोनों देशों के सियासतदानों, हुक्मरानों के बीच का फासला हजारों, लाखों और करोड़ों किलोमीटर का है। तभी तो पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान के जमहूरियत की, हिंदुस्तान की तरक्की की, हिंदुस्तान की प्रगति की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पहले दुश्मन पड़ोसी से भारत के लिए निकले तारीफ के शब्दों को सुन लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। सरकार ने मुल्क की आवाम को जो नया और नायाब तोहफा दिया है, उससे पाकिस्तान क्यों उदासी के कुएं में डूबा हुआ है। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था, इंतकाल इख्तियार कैसे हुआ। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। पाकिस्तान में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गठबंधन सरकार का ये पहला बजट है। आर्मी के कहे मुताबिक चुनाव के बाद अब यही दोनों पार्टियां इमरान खान नियाजी को जेल बैठाकर सत्ता में हैं। तो पाकिस्तान में जो बजट पेश किया गया है, उसमें सबसे खास ख्याल जिस बात का रखा गया है, वो है हथियार, बम, गोला और बारूद। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के बड़े बड़े तथाकथित आर्थिक विशेषज्ञों के मशवरे के बाद ये बजट तैयार किया है। और इसमें देश की रोटी पानी, रोजी रोजगार, महंगाई, सड़क या व्यापार से इस बात की ज्यादा परवाह की गई है कि पाकिस्तान में हथियारों का उत्पादन न घटने पाए, बारूद की खरीद में कोई कमी न आए। तो पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 16.4% की बढ़ोतरी की है। इस साल पाकिस्तान का रक्षा बजट 2122 करोड़ रुपए होगा। पिछले साल ये 1804 करोड़ रुपए था। बजट में उधारी चुकाने पर सबसे अधिक 9700 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इसके बाद सबसे अधिक खर्च रक्षा पर ही किए जाने का प्रावधान है। रक्षा पाकिस्तान की कितनी बड़ी जरूरत है, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि साधारण सा नियम है, जब जनता भूखी हो तो हथियार खरीदना समझदारी नहीं होती। पाकिस्तान के सामने किसी तरह का कोई बड़ा दुश्मन भी खड़ा नहीं दिखता। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत वाला भी देश है, लिहाजा उसे अपने रक्षा की चिंता भी नहीं सता रही। लेकिन देश चलाने वालों की बुद्धि की बलिहारी देखिए कि बजट बनाते वक्त उन्हें कर्ज लेने और हथियार खरीदने से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं सूझा। पाकिस्तान के कर्ज वाले जाल की रिपोर्ट भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के रक्षा बजट की पूरी ABCD देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी बिलावल भुट्टो ने बगावत कर दी है। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने दो टूक कहा है कि बजट बनाने से पहले उनकी पार्टी से राय नहीं ली गई। तो क्या शहबाज शरीफ को रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से पर्चा आया और वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने उसे ही संसद में पढ़ दिया? पाकिस्तान में संसद, सियासत और सत्ता सबकी डोर आर्मी चीफ के हाथों में होती है।
आर्मी जो कहे वही सही, ना खाता ना बही। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सूखे गले, भूखे पेट और रोजगार के लिए तरसते हाथों को काम देने की जगह बजट में बंदूक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कर्मचारी संबंधी व्यय में 815 करोड़ रुपए, ऑपरेशन खर्च में 513 करोड़ रुपए, सिविल कार्यों के लिए 244 करोड़, हथियार, गोला बारूद और उपकरणों की खरीद के लिए 548 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचेंगे उनसे हथियार खरीदा जाएगा। सवाल है कि पाकिस्तान को इतने हथियारों की जरूरत ही क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2019 से 23 में पाकिस्तान ने 82% हथियार चीन से आयात किया, जबकि 2009 से 13 की अवधि में इसके केवल 51% हथियार ही चीन से आए थे। पिछले 8 वर्षों में पाकिस्तान का सैन्य बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया, जिसके अधिकांश प्रमुख हथियार जैसे लड़ाकू विमान, फ्रिगेट, पनडुब्बी और यूएवी चीन से आते हैं। सीपरी के मुताबिक 2019 से 23 तक चीन के कुल हथियार निर्यात का 61% पाकिस्तान को गया है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी के पीछे चीन का पाकिस्तान पर हथियार खरीदने का दबाव काम कर रहा है। पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट? वजह नंबर 1, चीन की कोशिश है कि कर्ज के फंदे में फंसा पाकिस्तान उससे हथियार खरीदे, क्योंकि आपको यह तथ्य जरूर जानना चाहिए कि चीन से पहले पाकिस्तान पश्चिमी देशों से हथियार खरीदता था, जिसमें आर्टिलरी सिस्टम F-16 लड़ाकू विमान प्रमुख हैं। पाकिस्तान के हथियार खरीदने का दूसरा कारण है भारत का बढ़ता प्रभाव। पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट? वजह नंबर 2, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और हिंदुस्तान का आलम यह है कि 2025 के लिए अभी अपना रक्षा बजट जारी नहीं किया है, लेकिन अगर भारत के पुराने बजट से भी पाकिस्तान की तुलना करें तो वो करीब 5 गुना तक कम है। भारत ने 2023-2024 में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा रक्षा बजट पेश किया था। भारत का रक्षा बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.25 करोड़ से बढ़कर 5.94 लाख करोड़ पहुंच चुका है। नए वित्तीय वर्ष में इसके 6.25 लाख करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। यानी भारत के मौजूदा रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से करीब 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट? वजह नंबर 3, पाकिस्तान का पेट नहीं पल रहा, लेकिन हथियार खरीदने में भारत से आगे निकलना चाहता है। इसका एक कारण हिंदुस्तान के खिलाफ छेड़े उसके आतंकवादी खेल भी है। पाकिस्तान के आतंकी आर्मी के टुकड़ों पर पलते हैं। आर्मी उन्हें हथियार मुहैया कराती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती है और हथियार के लिए गोलियां भी सप्लाई करती है। यही वजह है कि भूखे देश की सरकार आवाम की भूख से विचलित नहीं होती, आतंकवादियों के बंदूकों में गोलियां न पड़ जाए इससे ज्यादा विचलित होती है। वरना कोई कारण नहीं देखता कि जब रोटी की जरूरत हो तो हथियार खरीदा जाए। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो आम बजट पेश किया है वो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा है। बजट में अगले साल देश की अर्थव्यवस्था के 3.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल यह अनुमान 3.5% था, लेकिन पाकिस्तान लक्ष्य से चूक गया और जीडीपी सिर्फ 2.38% की दर से बढ़ी थी। इस बार वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बड़े पैमाने पर सख्त फैसले लिए हैं और कर का दायरा बढ़ाया गया है। बजट बढ़ाने और सख्त फैसले लेने के पीछे कारण है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर बेल आउट पैकेज लेने के लिए हसरत भरी नजरों से देख रहा है। ये कर्ज अगर नहीं मिला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले दीवार दर दीवार टूटी, अब ईंट दर ईंट ध्वस्त हो जाएगी। बचाने वाले का हाल आप देख ही रहे हैं कि जनता से उनकी मोहब्बत इतनी है कि भूखों मर जाए तो कम नहीं, हथियार खरीदेंगे, किसी में रोकने का दम नहीं। पर एक चैनल चलाया जा रहा था, नाम था कुंवारी बेगम। नाम से ही आप ये समझ सकते हैं कि इसका कंटेंट आखिरकार कैसा होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चैनल चलाने वाली लड़की लोगों को जो सलाह दे रही है, जो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर कुंवारी बेगम नाम से एक चैनल चल रहा था और चैनल चलाने वाली ये लड़की अपने वीडियो में नवजात बच्चों के साथ सेक्स करने की सलाह दे रही थी। ये लड़की नवजात बच्चों का यौन शोषण करने की बात कह रही थी। इस लड़की की बातें इतनी अश्लील है, इतनी शर्मनाक है कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। ये लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है। इसका नाम है शिखा मैत्रेयी। शिखा का सोशल मीडिया पर चैनल चल रहा था। उसे फॉलो करने वाले लोगों को वो सेक्स टिप्स दे रही थी, लेकिन उसने अपने कंटेंट में सारी मर्यादा को ही लांघ दिया। आरोप है कि वो अपने YouTube चैनल के जरिए लोगों से छोटे छोटे बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने के लिए उकसा रही थी, उनका यौन शोषण करने के बारे में बता रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को टैग करते हुए शिखा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिखा मैत्रेयी इस महिला का नाम है जो अपने आप को कुंवारी बेगम कहती थी और YouTube पर अपने आप को एक गेमर बताते हुए एक चैनल चला रही थी। लेकिन इनका पूरा का पूरा जो YouTube चैनल है, जो हैंडल है, वो बहुत ही ज़्यादा अश्लील कंटेंट से भरा हुआ था। और इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये नौजवान लड़कों को ये बता रही हैं कि वो छोटे बच्चों का कैसे रेप कर सकते हैं। ये FIR जो है मैंने कल दर्ज कराई है और इसके खिलाफ मैंने गाजियाबाद पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि एक्शन लिया जाए। शिकायत मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें एक महिला द्वारा लोगों को चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसाने की घटना सामने आई है। इसके संबंध में थाना कौशाम्बी पर एक सोशल वर्कर द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई है और जिसका तत्कालीन संज्ञान लेते हुए थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह जो महिला सोशल मीडिया पर इस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसा रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ सेक्स करने की सलाह देने वाली इस लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। तो आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई तरह का अश्लील कमेंट होता है और ऐसे में हर माता पिता के लिए अपने बच्चों को इस अश्लीलता से दूर रखना एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या कुंवारी बेगम जैसे लोगों से अपने मासूम बच्चों को बचाया जा सकता है? आखिरकार अपने मासूम बच्चों को इस तरह के लोगों से आप कैसे बचाएं, ये खास रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लड़की सोशल मीडिया में नवजात बच्चों के साथ सेक्स करने की सलाह क्यों दे रही थी? क्या ये मानसिक रूप से बीमार है? क्या ये अपना चैनल पॉपुलर करना चाहती थी? इसके चैनल का नाम था कुंवारी बेगम। नाम के मुताबिक ही इसके चैनल का कंटेंट भी था, लेकिन इसकी सोच बेहद खतरनाक थी। ये बच्चों के साथ अपराध की सलाह दे रही थी। हमने एक मनोचिकित्सक से बात करके इसकी मानसिकता को समझने की कोशिश की। ये कहना, ये एक गंदी मानसिकता या इसको कह सकते हैं कि आप एक ओछी तरीके की हरकत करने की कोशिश की गई है, जिसको समाज कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और मानसिक बीमारी के मामले में जहाँ तक मामला है, कहीं ना कहीं ये महिला जरूर कुंठाग्रस्त रही होगी अपने पारिवारिक जीवन से। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जो आजकल अकेले रह रहे हैं, मेड के सहारे पल रहा है बच्चा, मियाँ बीवी दोनों बाहर काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे के साथ माँ बाप को शाम के समय या रात के समय जब भी टाइम मिले उनके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, बाल मन में हमेशा क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, वो हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो
सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट जिस समय उनकी ज़रूरत है उस समय उनको बताना उचित होगा। उसके पहले इस तरीके की चीज़ें और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना ये बिल्कुल अनुचित है, और माँ बाप को ही सबसे पहले इसमें आना है, समाज को आना है, और समाज को बिल्कुल जिस तरीके से लोगों ने इसमें एक्शंस लिए हैं वो काबिले तारीफ है। इस खबर से दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर माता पिता अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे अश्लील मटेरियल से कैसे बचाएं? और कुंवारी बेगम जैसे सोशल चैनल पर रोक लगाने को लेकर हमारे देश का साइबर लॉ क्या कहता है? ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर भारत सरकार के कानून बहुत क्लियर हैं। इसमें पॉक्सो की धारा सेक्शन 14 लगती है। इसमें जो आईटी एक्ट का 67A, 67B और सेक्शन 67 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। इसमें ऑप्शनल मटेरियल शेयर करने का जो प्रावधान है वो भी लग जाता है। तो कई सारे आईटी एक्ट और आईपीसी और पॉक्सो के तहत उस पर कार्रवाई होगी। बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है, 10 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। तो बहुत सख्त है कानून। तो ऐसा जिसने भी किया उस पर इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा होगा और उस पर कार्रवाई होगी। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट पर यदि इस तरह का कंटेंट प्रसारित करते हैं या बनाते हैं, क्रिएशन, पब्लिकेशन या ट्रांसमिशन ऑफ एनी कंटेंट विच हैज चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रेफरेंसेस और किसी भी बच्चे से रिलेटेड न्यूडिटी को लेकर कोई कंटेंट है, तो उस पर बहुत बहुत सख्त है कानून। और इस महिला के साथ भी इन्हीं कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। बाकियों लोगों को भी बता दें, क्योंकि सिर्फ देखना भी पनिशमेंट के लिए भी पनिशमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो जिसने पोस्ट किया है वो तो क्रिमिनल है ही। यदि आप उसको एक्सेस भी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो कार्रवाई आप पे भी हो सकती है। इस केस का एक पहलू ये भी है कि देश में मासूम बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के कई केस सामने आते हैं। स्कूलों में, घरों में बच्चों को ऐसे मामले से कैसे बचाया जा सकता है और कैसे ऐसे अपराधियों की पहचान की जा सकती है? तो देखा आपने, हमने मनोचिकित्सक, साइबर लॉ एक्सपर्ट इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण करके सामने रखा। अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि वो कुंवारी बेगम जैसी मानसिकता का शिकार न बन पाए। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। तो बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और अब ऐसे ही कुछ मामलों पर नजर डालते हैं जिसमें नाबालिग बच्चों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 2005 में नोएडा के निठारी में एक के बाद एक बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होते जा रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो कोठी नंबर D5 के आसपास के नाले से नरकंकाल मिलने लगे। इसके बाद कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर निठारी के आसपास के गांवों में बच्चों और महिलाओं का अपहरण, बलात्कार करने, हत्या करके शवों को नाले में फेंकने का आरोप लगा। साल 2023 में हरियाणा के जींद के एक स्कूल में करीब 60 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। स्कूल के प्रिंसिपल पर ही छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। इसी साल उज्जैन के दंडी आश्रम से 19 बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले यहां 2 से 3 बच्चों के साथ शोषण की खबरें सामने आई, लेकिन जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद तो धीरे धीरे दूसरे मामले भी खुलने लग गए। साल 2018 में देहरादून के एक स्कूल में भी छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। स्कूल के ही एक शिक्षक पर आरोप लगाए गए थे। भारत ही नहीं, अमेरिका, पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन की एडिनबरा यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण और प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के हर 8वें बच्चे को इंटरनेट पर यौन शोषण का शिकार होना पड़ा, जो बेहद ही चिंता में डालने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की, जो अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या फिर यूक्रेन नेटो के हथियारों से रूस को तबाह कर देगा। पिछले 100 घंटे में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ऐसे हमले किए हैं जो अब तक 800 से ज्यादा दिन की जंग में नहीं देखे गए थे। ये खास रिपोर्ट देखिए। उड़ा दिया S-400, पुतिन का 6 गुना बदला। लगभग 850 दिन की जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो यूक्रेन को रूस पूरी तरह से मार पा रहा है और ना ही नेटो यूक्रेन को रूस से जंग जिता पा रहा है। इन्हीं हालातों की वजह से अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां विनाश की सारी हदें पार की जा रही हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 9 ओब्लास्ट यानी 9 प्रांतों पर अलग अलग तरह से हमले किए हैं। इधर नेटो, खास तौर से अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूस में बेहद अंदर घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने क्राइमिया में रूस के सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 को तबाह कर डाला है। जरा देखिए यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन भी इस हमले से बुरी तरह से बौखला गए हैं। ये रूसी सेना के मुंह पर जोरदार तमाचा है। यूक्रेन के इस घातक हमले से साबित हो गया है कि यूक्रेन अब खुलकर नेटो के हथियारों से रूस के सबसे खुफिया और ताकतवर हथियारों और अड्डों को बेहिचक निशाना बना रहा है। ये वाकई में रूस के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। Ukraine has the right for self-defense, and the right of self-defense includes also striking legitimate military targets on the territory of the aggressor, Russia. If they were not able to do so, then we would actually ask them to try to defend themselves. रौंद डाला यूक्रेन, नाटो ने भेजे हथियार। हम आपको यह भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए कि रूस ने 10 से 12 जून के बीच कहां-कहां हमले किए। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के 13 हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़पोरिज़िया, पोल्टावा, खार्किव, विंस्तिया पर बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन को कहना पड़ा है कि रूस ने खून खराबे की सारी हदें पार कर दी हैं। रूस ने अपने ताजा हमलों में यूक्रेन के 9 ओब्लास्ट यानी प्रांतों पर जमीनी और हवाई हमले किए हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट के किवी रेश शहर के रिहायशी